माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखें। अध्यक्ष जी, और बहुत ही कष्ट का विषय है कि हम राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी को अभी 21 तारीख को हमारे बीच से वो चले गए। मैं इस संदर्भ में एक शोक प्रस्ताव रखता हूं। ये सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी के 21 अगस्त 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 से 1980 तथा 1985 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 1977 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तथा 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी 2015 से 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। वे संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनकी राम मंदिर निर्माण में महती भूमिका रही, जिसके लिए उन्होंने अपने पद की भी चिंता नहीं की और दिसंबर 1992 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। इसी प्रकार दूसरा शोक प्रस्ताव, ये सदन सिपाही मोहम्मद अजरुद्दीन गांव नाई नंगला जिला नूह के 20 अगस्त 2021 को हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के 21 अगस्त 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। वे वर्ष 67 से 80 तथा 85 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 77 से स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वह 24 जून 1991 में 6 दिसंबर 1992 तथा 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी 2015 से 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पद का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। वे संवैधानिक मूल्य एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनका राम मंदिर निर्माण में महती भूमिका रही, जिसके लिए उन्होंने अपने पद की भी चिंता नहीं दी और दिसंबर 92 में मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया। मेरे को भी उनके साथ लोकसभा का सांसद रहने का मौका मिला। 2004 में मेरे साथ थे, अच्छे मित्र थे मेरे। उनके निधन से देश का एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन सिपाही मोहम्मद अजरुद्दीन गांव नाई नगला जिला नूह के 20 अगस्त 2021 को हुई दुखद व
बाइक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हेलो अध्यक्ष महोदय जी, एक भूरू सिंह सब इंस्पेक्टर जो 3/8/21 को गांव एर जिला पानीपत में बीएसएफ त्रिपुरा में था, वो शहीद हुआ था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको भी इसमें शामिल कर लिया। तो थैंक यू। नाम आ गया था, ठीक है। अगर नहीं आया तो जो जोड़ लेंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री मामन खान जी 1202। नहीं श्रीमान जी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि भारत सरकार ने मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना था। उसी के पश्चात मेवात के लिए 5 आरोही स्कूल दिए गए थे। हमारे यहां पर 5 ब्लॉक हैं जहां पर 153 टीचर्स की सैंक्शन थी, जिसमें से मात्र 24 टीचर पढ़ाते हैं। 129 खाली हैं। 5 प्रिंसिपल्स थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल नगीना आरोही स्कूल में था, वो भी डेपुटेशन पे पंचकुला भेज दिया गया है डाइट में। मुझे लगता है शायद मेवात से ज्यादा यहां पंचकुला को जरूरत है। अच्छी बात है यहां भी, लेकिन मेवात का भी उतना ही हक है। उसके साथ साथ जब इसको जो स्कूलों को सुविधा दी गई थी आरोहियों को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों के बराबर की सुविधा दी गई थी। ये कहा गया था जब टीचर्स भर्ती किए गए थे 5 साल पहले कि आपको ये जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं रेगुलर कर दिए जाएंगे जिनके 5 साल हो जाएंगे, मगर आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। इनकी सैलरी जब 2011 में ये शुरू हुए थे 60,000 थी, उनकी सैलरी घटा के अब तकरीबन 20,000 कर दी गई है। पहले तो सरकार कहती रही कि हम इनको पक्का करेंगे, मगर कुछ दिन पहले एफसी ने लेटर इशू कर दिया कि आपको पक्का नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से भी कि मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मेवात में चल रहे 5 आरोही स्कूल मॉडल 2011 से चल रहे हैं। अभी तक इन 5 स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ हैं, लेकिन आज तक ये रेगुलर भर्ती में नहीं की गई है। और यह भी बताया जाए कि जो 153 टीचर्स स्टाफ के लगे हुए हैं, इनकी कब तक इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल्स की 5 पोस्ट खाली हैं, इनको कब तक भर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2020 के बजट सत्र में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि जो मेवात में कम से कम 50-60% जो सीटें खाली हैं टीचर्स की, उनको कब तक भर दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा था कि कम से कम आने वाले 6 महीने में हम ये सीटें फिलअप करेंगे आपकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि वो 6 महीना की कौन सी तारीख है, हम कौन सी तारीख माने कि आज
से लेकर के नहीं, कब 6 महीने आपके पूरे होंगे, मुझे ये मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी ने जो सवाल था वो तो अलग था, लेकिन उन्होंने नई दूसरी बात और रखी मेरे सामने कि 2012-13 में अलग अलग कैटेगरी के 2232 पोस्टों की स्वीकृति दी गई थी आरोही स्कूलों में। हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर ये भर्ती की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती पहले टाइम में की गई, हमारे टाइम में नहीं की गई। और अब जब ये 2013 में स्वीकृत किए गए 2232 पद फाइनेंस विभाग के पास हमने 13/7/21 को वापस ले लिए। फाइनेंस विभाग ने इस स्वीकृति को वापस ले लिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4/8/21 को आरोही स्कूलों में कार्यरत सभी स्टाफ के पदों को स्वीकृति देने के बारे में स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बना दी, जो शीघ्र ही इस विषय पर कार्य करके निर्णय लेगी और स्टाफ के पदों को स्वीकृत किया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में हम इन सारे स्कूलों को मॉडर्न संस्कृति स्कूल के पैटर्न पे ही लेने जा रहे हैं, तो उसमें इनको काफी लाभ मिलेगा। मेरा एक और क्वेश्चन जी, मैं ये बताना चाहता हूं स्पीकर सर आपके माध्यम से कि मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। एनसीआर के नजदीक होते हुए भी दिया तले अंधेरा है, जो देखने वाला है वो मेवात एरिया है। आप सब जिलों को अपलिफ्ट करते हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो भी कुछ हो सब जिलों में, लेकिन इस मेवात को एजुकेशन में भी आप इतना ही पिछड़ दे रहे हो जितना पहले था। क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इस जिले को भी और जिलों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है सरकार, ये बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेवात की डेवलपमेंट में कोई कोर कसर नहीं छूटी जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कोरोना काल में वो शिक्षा विभाग है। जैसा आपने भी प्रश्न किया कि अभी भर्ती नहीं है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होया तो वो शिक्षा विभाग है, और स्कूल उसकी वजह से बंद रहे। इसी वजह से आगे भर्तियों की प्रक्रिया भी मेरी शुरू नहीं हुई। मैं आपको विश्वास रखता हूँ जल्दी में इस पर निर्णय लेंगे। बस ये डेट बता दो जी, 6 महीने की मुझे लास्ट सर प्लीज। नहीं यार, वही डेट बता दो स्पीकर सर कि हमारे को डेट बता दे 6 महीना में कब भर्ती हो जाएगी, और कुछ नहीं सर। नहीं, आरोही नहीं, मेवात। आरोही तो पूरे हरियाणा में है जी, मेवात की बात। अध्यक्ष जी धन्यवाद। हमारे भाई मामन खान जी ने मेवात नू से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा कि उनकी रेगुलर भर्ती कब कर दी जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रावधान अभी नहीं कर रहे हैं। 2018 में विभाग ने ये चिट्ठी जारी की कि जिस समय ये आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 मॉडल स्कूल्स भारत सरकार ने जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें हमारे 5 नूह के भी हैं, 2-3 पलवल के, कुल मिला के 36 हैं। गवर्नमेंट ने एक भी, अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। लेकिन आपने जो 2232 पोस्ट आपने कहा जो सैंक्शन हुई, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि नए स्कूल बने थे, इनकी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की। ये आपके विभाग का पत्र है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल की जब ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज कर लेंगे तो इनको हम लोग रेगुलर कर देंगे। अध्यक्ष जी, इनको 2013 में 6th पे कमीशन मिल गया था और 2017 में 7th पे कमीशन भी की अनाउंसमेंट हो गई थी। सरकार ने आने के बाद इनको लागू उस समय नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये अनुरोध है, आपने ना कह दिया नूह मेवात एक तो बैकवर्ड ब्लॉक है, दूसरा माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा पिछड़ा और बुरी हालत क्या होगी। आज तक भी जो आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारी हैं अध्यक्ष जी, जिसमें 16 केवल मात्र आज जो है 16 प्रिंसिपल हैं, 297 पीजीटी हैं और 22 लाइब्रेरियन हैं, जबकि 36 के 36 स्कूलों में प्रिंसिपल्स की पोस्ट सैंक्शन है, 756 पीजीटीज की हैं और 576 टीजीटीज की हैं। आपने आज तक ना तो रेगुलर भर्ती की, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको आपने ये कहकर आश्वासन दिया था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ, बहुत सारे आरोही के टीचर्स की रेगुलर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत उनकी पीजीटी में सिलेक्शन हो गई थी। विभाग ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप आरोही मॉडल स्कूल्स को छोड़कर ना जाएं, आपको रेगुलर जैसा ही रखा जाएगा। उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, वहां पर ज्वाइन नहीं दिया, और इसका भी पत्र है जिसमें उन्होंने कहा गया कि आपको रेगुलर माना जाएगा। आज आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे हरियाणा बोर्ड भी टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर भी टॉप करते हैं, उनकी दुर्गति हो चुकी है।
2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ मंत्री जी, 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ, आज तक भी उसके नतीजे घोषित नहीं किए। और एक भी मॉडल स्कूल 7 साल की सरकार के दौरान मंत्री जी एक भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में स्कूल हम लोग लेकर नहीं आए। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सेंट्रल स्कूल के पैटर्न पर भारत सरकार ने हरियाणा में जो स्कूल शुरू किए थे, मेरा आपसे अनुरोध है कृपया आप औरौही मॉडल स्कूल का जो और ये सभी के सभी नेट, एचटेट और पीएचडी क्वालिफाइड है, जिसका कि सोसाइटी के माध्यम से मेरिट बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या यही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है? आपने कहा 2025 तक हम इसको लागू कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप इनके रेगुलराइजेशन और इनके 7th पे के बारे में बताएं। और जो एफडी ने ये लेटर लिखा है कि हम आपको रेगुलर कर्मचारी नहीं मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पे भी काइंडली मंत्री जी आप स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी, मैंने जो मम्मन खान जी ने प्रश्न किया था उसमें ना गया, उनका प्रश्न इसी प्रकार से था। अभी आपने कहा कि हमने 36 स्कूल खोले थे, आपने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कहा हमने 36 स्कूल खोले थे, आपने क्या खोला? हमने मॉडर्न संस्कृत स्कूल 115 खोल दिए, आपने केवल 22 खोले। अगर आप इस सारे को भी ले लें तो नहीं, आप जरूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय हमने आरोही को भी, एक मिनट सुन तो लेना मेरी बात, आप एक मिनट, किसका किया है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी गीता जी हमने ये चर्चा का समय नहीं है। कोरोना की समस्या कोई केवल यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में सारे देश में है समस्या, उसकी वजह से समस्या है। दूसरी बात, एक मिनट, अभी सवाल का जवाब तो सुन लो, अब जब इन्होंने स्कूल खोले, केंद्रीय स्कूल की तरफ पे जो पिछड़े ब्लॉक थे उनमें 10 जिलों में 36 खोले गए थे। 75% केंद्र सरकार दे रही थी, 25% स्टेट दे रहा था। प्रत्येक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी कि 11वीं 12वीं की स्कूल जो क्लासें थी वो शुरू कर दी। 2011-12 में स्टाफ अलग अलग जिलों में बनाई गई कमेटी के माध्यम से रखा गया। और 2013 का मैंने आपसे बता दिया कि आपने एक सोसाइटी है उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे रखे। 2015-16 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम में अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट वापस ले ली, हरियाणा सरकार ने उसके बाद चलाना शुरू कर दिया। 2015-16 है, आपका टाइम नहीं हमारा टाइम है क्या? 2015-16 में फाइनेंस सपोर्ट बंद कर दी, हमने चालू कर दिया। जिले में अलग अलग 2 कमेटियों को समाप्त करके स्टेट लेवल की कमेटी बनाई दी 2017 में, उसने बाई लॉज बनाई दिए। 2018-19 में हमने स्कूलों में 6ठी से लेके और 12वीं तक वो सारे बच्चे कर दिए। और आज हमारे पास 36 स्कूलों में 10,673 विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, आपने भी अच्छा किया, लेकिन आपने जो प्रश्न किया था मैं उसका जवाब दे रहा, हमने आपके से 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। हमारी संख्या भी अगर आप देखोगे विद्यार्थियों की, मेरे पास संख्या नहीं, हमारी संख्या भी उससे 4 गुना ज्यादा मंत्री, उसमें कोई कमी नहीं। टीचर्स तो है नहीं, पढ़ाई कहां से? टीचर्स तो है नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पदों की बात आपने कही, ये सही है कि वो गलती उस टाइम की थी कि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, नियम बदल गए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो स्वीकृति वापस ले ली, इस करके वो सारा का सारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी और निश्चित तौर से उनके पक्ष में करेंगे और हम आगे लेके मॉडर्न संस्कृत स्कूल के साथ जोड़ने देंगे। श्री सीताराम यादव जी। स्पीकर सर, एक चीज है हमारी, हमको डेट तो बता दें कब हमारे 1160 टाइम, डेट तो बता दें मंत्री जी हमारे को। स्पीकर सर, आयुष मंत्री जी। बैकवर्ड ही नहीं रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी हो सका ना, जब हम अच्छी एजुकेशन देंगे फॉरवर्ड भी जगह। जी अब ये चर्चा का विषय नहीं है, प्लीज देखिए सदन के पटल पर बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पटीकरा नागौर में बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय व अस्पताल के भवन का निर्माण किया गया है। उक्त महाविद्यालय व अस्पताल में बीएमएस की कक्षाएं कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है तथा अब तक कक्षाएं आरंभ नहीं किए जाने के कारण क्या है? अध्यक्ष जी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की ये गाइडलाइन है कि किसी भी कॉलेज में
कक्षाएं शुरू करने से पहले 2 साल तक उसमें ओपीडी और इंडोर शुरू होना चाहिए। और उसके बाद जैसे 17 में इसका उद्घाटन हुआ था बिल्डिंग का, और 2019 में कोविड आ गया, और उसके बाद कोविड की वजह से इस बिल्डिंग को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब सिविल सर्जन नारनौल और डीसी नारनौल को लिख दिया गया कि भाई ये आयुष डिपार्टमेंट को वापस दें। और अब एक अच्छी बात यह है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने ये छूट दे दी है कि जो 2 साल की कंडीशन थी कोविड को देखते हुए उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो अब हम इस कॉलेज को 2022-23 के सेशन में शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अंदर कुछ स्टाफ भी हमने रिक्रूट किया हुआ है, मेडिकल सुप्रेंट और अलग काफ़ी स्टाफ हमने इस पर रिक्रूट भी किया है, और एक कमेटी बनाई हुई है जो इसको जो स्टाफ है उसका रिक्रूटमेंट करेगी। अध्यक्ष महोदय, नवंबर 2017 में ये भवन बनकर तैयार हो गया था और कोविड-19 2020 में शुरू हुआ है, तो 2 साल और 4 महीने तक ये बिल्डिंग पहले ही बन के तैयार हो गई थी, और इसमें स्टाफ की भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसकी भर्ती नहीं की गई। और जो इसमें सामान खरीदा गया था उसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। इसलिए आप स्टाफ की कब तक भर्ती की जाएगी, ये मंत्री जी आश्वासन दें कि इसमें कब तक क्लासें शुरू हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया कि 2022-23 के सेशन से इसमें क्लासेस शुरू होंगी और तब तक सारी भर्ती हम कर देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। क्वेश्चन नंबर 1136। हाँ श्रीमान जी, हिसार शहर के महावीर कॉलोनी में जल घरों के विशेष मरम्मत, नवीनीकरण एवं गाद निकालने के लिए दिनांक 4/9/2020 को 593.95 लाख के एक अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कार्य प्रगति पर है और अब तक इसमें 48,24,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 31/3/2024 तक ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह कैमरी रोड हिसार में द्वितीय जलघर के विशेष मरम्मत आवर्धन के लिए दिनांक 30/6/2021 को 713.05 लाख के एक दूसरे अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है और इस कार्य का जो टेंडर है वो 25/8/21 को ओपन होगा और उसके बाद इस पर कार्य किया जाएगा और 31/12/2023 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कैमरी रोड पर जलघर है उसका जो पानी से जुड़ाव है वो बालसमंद नहर के से जुड़ा हुआ है। गर्मियों में बड़ी पानी की किल्लत रहती है क्योंकि वो नहर केवल 7 दिन चलती है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि उसको जो भाखड़ा का जो कनेक्शन है वहाँ से नहर गुजरती है, अगर उससे जोड़ दें तो उसके साथ का जो एरिया है हिसार का, वहाँ पानी की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात भी मैं आपसे अभी कर लेता हूँ कि कैमरी रोड पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बहुत पुराना हो चुका है। उसकी रिपेयर के लिए शायद डिपार्टमेंट ने पैसा भी दिया है लगभग 25 लाख रुपए, लेकिन मैं समझता हूं कि 25 लाख से उसको रिपेयर कर देंगे तो भी बात बनेगी नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी जगह नया फिल्ट्रेशन प्लांट का आप अगर इजाज़त देंगे तो वो सही रूप से चल पाएगा। अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने जो मांग की है तो मैं विभाग से बात करूंगा और इस पर एग्जामिन करवा लेंगे, अगर फिजिबिलिटी होगी तो वो करवा देंगे। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। 1157। श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। सप्लीमेंट्री सर। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट दी है इन्होंने, कुल कितनी पोस्टें आज डिपार्टमेंट वाइज रिक्त हैं, खाली कितनी है डिपार्टमेंट वाइज? एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कितने टीचर्स की ज़रूरत है, बिजली बोर्ड में कितने टीचर्स की ज़रूरत है, एक तो ये डिटेल बताएं मुझे। एक स्टेट में जो
बेरोजगारी की दर है वो बताए कितनी बेरोजगारी दर है। और साढ़े आपका प्रश्न क्या है? मैं एम्प्लॉयमेंट में पूछा कितनी दी है कितनी बकाई है, तो आपने employment का प्रश्न मामला ये है। पूछा है कि रोजगार की नहीं, विभागवार ये संख्या कितनी? 8.5 लाख बेरोजगार तो विभाग वाइज पूछे ना, 8.5 आप एक मिनट बेरोजगारी पे पूछा मैंने। हाँ जी, आप वो बता रहे हैं बेरोजगार तो मैं ये कहता कितने खाली है, इनको रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, जो पद खाली उन पर भरेंगे कि ना भरेंगे। अध्यक्ष ये महोदय, प्रश्न का पार्ट नहीं है आपके, चौधरी आपके साहब, प्रश्न का पार्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने Employment की प्रश्न बात गलत है। तरीके से पूछ लिया। सिर्फ इन्होंने ये पूछ लिया बता कि दिया। सरकार द्वारा दिए गए रोजगार की विभाग अनुसार संख्या कितनी है, वो अपने आप को दे दी। अब आप पूछने लगे दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न तो आप अलग से पूछे, उसकी जानकारी फिर उसके बाद दे दूंगा। अब ये तो मैं कैसे बता सकूं अनुमान से? 8.5 लाख बढ़ते बेरोजगार, ये इनका क्या करोगे, ये पूछना नहीं, ये नहीं, जो दिए गए आपने वही पूछा था, वही मैंने दे दिया। जो आपने अगर आप भर्ती ये करने पूछते थे। कि रिक्त पद कितने हैं, फिर मैं उसकी जानकारी देता। ये जो भर्ती किए हैं, आपकी एक पॉलिसी है आउटसोर्स की, इसमें 70,000 रुपये 80,000 रुपये एक साल के लिए तो भर्ती करते हैं। इतना रिश्वत का रेट है इनका, आप तसल्ली कर लो। क्या इसको स्क्रैप करके इसी ढंग से भर्ती करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, उसमें भी सरकार ने उस पर निर्णय ले लिया और अपनी एक संस्था बना के वो भर्ती करने लग रही। अगर कोई इस प्रकार की, ये स्कीम कोई हमने नहीं शुरू करी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कोई हमने नहीं शुरू करी, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्स की आपके टाइम में भी आउटसोर्स में भर्ती होती थी, हमारे टाइम में भी आउटसोर्स में होती है। एक साल का कोई अलग तो नहीं किया हमने, कोई नहीं सुना हमने, नया कुछ नहीं किया। आपका ये रेट नहीं सुना। आप ये बता दो, ये एम्प्लॉयमेंट जो है कितने % स्टेट का जो है एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितने %? ये पूछा ही नहीं आपने। भारत भूषण बत्रा जी, आपका प्रश्न क्या है वो पढ़ लो पहले ना। 1121 शिक्षा मंत्री जी, नहीं, प्रश्न जो पूछा उसका नहीं, जवाब वो भारत भूषण बत्रा जी, अच्छा। भारत अच्छा अच्छा अच्छा, भारत भूषण बत्रा जी ने पूछ लिया जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं वेट ही कर रहा था उनका। क्या श्रीमान जी, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 राजनीतिक कार्यक्रम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में क्रमशः दिनांक 9/12/2019 और 11/7/2021 को आयोजित किए गए। जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इनसो ने दिनांक 5/8/2021 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया था। जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने दिनांक 9/12/2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए एक मुश्त राशि 59,000 का भुगतान जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरसा ने दिनांक 11/7/2021 को कराए गए कार्यक्रम के लिए एक मुश्त राशि 59,000 का भुगतान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने दिनांक 5/8/2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए रुपए 1,77,000 का भुगतान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को किया है। जननायक जनता प्रसन्न गए जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए सीधे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति को आवेदन किया था और कुलपति ने इसके लिए अनुमति प्रदान की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु अनुरोध जिला प्रशासन ने किया था, क्योंकि जिला प्रशासन ने कहा कि बाहर करना सुरक्षित नहीं है कार्यक्रम, इसलिए उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी हॉल में प्रोग्राम करें। तो माध्यम से कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय हॉल में करवाने हेतु प्राप्त हुआ था तथा कुलपति ने इसके बारे में सहमति प्रदान की थी। अध्यक्ष इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के लिए कुलपति को आवेदन किया, उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की थी। पैसे तीनों जगह से बिल्कुल आ चुके हैं। स्पीकर सर, बड़ा दुख होता है और एक चिंता का विषय भी है कि यूनिवर्सिटीज़ को राजनीतिक प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 की अनाउंसमेंट हुई। हायर ऑटोनॉमी टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और उनकी बात की गई, और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और यूनिवर्सिटी के अंदर झंडे लगने
यूनिवर्सिटी के अंदर बैनर लगने और लगने, ये हमने तो आज़ादी के बाद पहली बार ही देखा है कि यूनिवर्सिटियों का मिसयूज़ हो रहा है। और उसके बाद कारण क्या दिया गया है अध्यक्ष महोदय, कि कारण जो दिया गया है बोला सिक्योरिटी पर्पसेस, मतलब कि यूनिवर्सिटी का अगर आप पॉलिटिकल फंक्शंस वहाँ पर करोगे, और ऐसे भी था आपके बीच में कि कहाँ पर कोई स्वतंत्रता सेनानी के फोटो भी लगे थे तो इनका फंक्शन था, उसको उतार दिया। मतलब बड़ी अजीब सी परंपराएं जो है वो स्थापित की जा रही हैं, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छी नहीं है। रीज़न दिया मंत्री जी ने कि सिक्योरिटी रीज़न, दिस इज़ नो ग्राउंड टू यूज़ द यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नो राइट यू हैव टू इंटरफेयर टू द यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास सिक्योरिटी की बात है तो यू हैव ए बैंक्वेट्स, यू हैव कन्वेंशन हॉल, यू हैव ए अदर प्लेसेज आल्सो। अध्यक्ष महोदय, उन पे भी इस्तेमाल, उन पे भी आप किराए पे लेके और वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम में कर सकते हैं। वाई यूनिवर्सिटी शुड हैव बीन यूज्ड, एंड ये अच्छा नहीं है, और ना हमारे प्रांत के लिए अच्छा है, ना ही देश के लिए। मेरा यह कि मंत्री जी, आज तो आपने कह दिया कि सिक्योरिटी, क्या आश्वासन देंगे इस सदन को कि आज के बाद आप कोई यूनिवर्सिटी में कोई राजनीतिक कार्यक्रम, एक ऑफिशियल कार्यक्रम होता है, डिफरेंट बात होती है, कहाँ पर मिनिस्टर जाता है, चीफ मिनिस्टर जाता है, एक ऑफिशियल कोई और यूनिवर्सिटी का फंक्शन होता है, क्या सदन में आप इस बात की एश्योरेंस देंगे कि आज के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में झंडे मत लगवाओ? मंत्री जी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कार्यक्रम किए गए वो वीसी साहब की परमिशन से किए गए, उनके अधिकार क्षेत्र में था, उनसे परमिशन लेके ही कार्यक्रम किए गए। जो भी परिस्थितियां थी, जो इन्होंने अभी माननीय सदस्य जी ने कहा, ये बात कही कि इस प्रकार से बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, तो ये तो कल परसों की बात देख लो ना, बच्चे किसने शामिल करे। अभी एक प्रदर्शन में जिस प्रकार से बच्चों को बिठाया गया, इन्होंने प्रदर्शन किया, वो क्या मैसेज देना चाह रहे? हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्कूल के स्टूडेंट को राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी, आज तक भी नहीं किया, कभी भी हमारी पार्टी में रोक है इस बात के ऊपर, कभी नहीं किया। वो ठीक है कि एक हाल था, उस हाल की अध्यक्ष महोदय हमें जरूरत थी और सुरक्षा कारणों से जरूरत थी, इसलिए वहां पे कार्यक्रम किया गया, अपनी बात कहेगी। लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए ये नहीं कि हमने स्टूडेंट को उसमें बुलाया था, हमने स्टूडेंट को लेके बुलाया था, उनके लिए नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही वहां गए थे, उसके लिए कार्यक्रम था। और आप अपने आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठ जाओ प्लीज। कुछ नहीं, देखिए, जो उन्होंने कारण बताए हैं वो भी आपको बताए हैं और विद ड्यू परमिशन किए गए हैं। कहीं उनको वाइस चांसलर इज ऑथराइज्ड, तो उन्होंने परमिशन दी है। और दूसरी बात ये कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर देखना, उसकी व्यवस्था देखना हमारा आपका काम है। कई बार देख लो, राहुल गांधी जी भाषण दे करते क्या यूनिवर्सिटियों में भाषण दे करते हैं। ये आप अप्लाई करके देखो ना, आप कानून व्यवस्था, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शनरीज और संगठन होते हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूं, 2017 का NSUI तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, अलग तो नहीं है। NSUI को MDU रोहतक में 2017 के अंदर पैसे लिए 75,000 रुपये, उनसे 75,000 रुपये लेकर के उनको परमिशन दी हुई है। नहीं हो, जब एक को मिलती है दूसरे को मिलती है, तो इसी प्रकार ऐसे ना करो, इसी प्रकार ऐसे नहीं तो ये भी तो इंसो वाले भी तो स्टूडेंट यूनियन है, इंसो का जो कहा इसी प्रकार वो भी तो स्टूडेंट यूनियन है। आप एक बार डिनाई कर दो ना, हमारा संगठन नहीं है। इसी प्रकार इंटक कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 17/10/17 को MDU में 75,000 रुपए देकर के इन्होंने भी कार्यक्रम किया है। ऐसा नहीं का यूनिवर्सिटीज के नियमों में वो पैसे लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कार्यक्रम करने के लिए देने की उनकी छूट है।
अब या तो यूनिवर्सिटीज इसका प्रबंध करें, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, लेकिन ये उनकी ओर से अगर उनको परमिशन नहीं देनी है तो विषय उनकी ओर से आएगा। परमिशन लेने के लिए तो कोई भी जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कोई परमिशन लेने के लिए जाए और वाइस चांसलर उसको परमिशन देता है तो सरकार को इसमें क्या लेना देना है? या तो यूनिवर्सिटीज की ओर से बैन कराओ, सब यूनिवर्सिटीज को बैन करें। स्पीकर सर, कोई रीजनिंग बनी नहीं किस बात के लिए जो मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया इस बात के लिए। नहीं देखिए, NSUI इज ए स्टूडेंट विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, ABP इज ए स्टूडेंट विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस तरह CPM के भी होंगे। कोई इनविटेशन यूनिवर्सिटी में किसी लीडर को जाता है, ये देते हैं? नहीं। ये आप गलत परंपरा है, ये बत्रा जी गलत। ये अब अपने ऊपर आती है तो आप दूसरी तरफ मोड़ते हैं। श्री धर्म सिंह छोकर जी, धर्म सिंह छोकर जी, वो विद ड्यू परमिशन एंड वो उसके हिसाब से दिया गया है, नियम के मुताबिक दिया गया है। जब उनके यूनिवर्सिटी के रूल्स में है तो उन्होंने दिया है। धर्म सिंह छोकर जी, बोलिए। 1142। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके क भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, और ख भाग का चिकित्सकों की जो स्वीकृति 13 पद स्वीकृत हैं उसमें से 6 नियुक्त हैं, और उपकरण जैसे कि सक्शन मशीन, ECG मशीन, मल्टी पैरा मॉनिटर, रेडिएटर, वार्मर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि उपलब्ध हैं और चालू हालत में। इन्होंने कहा कि एक एक्सरे मशीन नहीं है, उसके लिए भी मैंने विभाग से आज बात की है और 15 दिन के अंदर आपके एक्सरे मशीन लग जाएगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैं हर सत्र में लगाता हूं। हमारी सरकार में 100 बेड का हॉस्पिटल बना था समालखा में, और बिल्डिंग 100 बेड की बन चुकी है, 50 बेड का चालू है। OPD की वजह से वो 100 बेड का अपग्रेड नहीं हो पाया। अब इनका कहना मंत्री जी के जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इनको बताया, मैं कल ही परसों में CMO से मिलकर सारी डिटेल लेकर आया हूं। ये आपके सिविल सर्जन की चिट्ठी है, इसमें जिन्होंने कहा अभी 13 पद स्वीकृत हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा आपके माध्यम से 11 मेडिकल ऑफिसर सैंक्शन है, 2 SMO सैंक्शन है, 1 SMO सैंक्शन, डेंटल सर्जन सैंक्शन, 14 में से 3 डॉक्टर आज प्रेजेंट में हैं। और रही स्टाफ नर्स की बात, 13 में से 9 सैंक्शन है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, चलो जो भी है कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्टेड तो हैं। और जहां तक इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताना चाहूंगा आप लोगों, स्पीकर साहब के माध्यम से, अब इन्होंने लिखा है, ये सिविल सर्जन की रिक्वेस्ट है मंत्री जी को और डायरेक्टर जनरल हेल्थ को, इन्होंने लिखा है आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य आंकड़ों की बढ़ोतरी के महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, दंत सहायक नहीं है, रेडियोग्राफर नहीं है, OT टेक्नीशियन नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, नेत्र चिकित्सक नहीं है, एनेस्थेसिया चिकित्सक नहीं है, और अन्य पदों पर भी स्टाफ की प्रतियुक्ति इस संस्था में की जाए। और बिल्डिंग तो चलो ठीक है, बिल्डिंग तो नई बनी हुई है, छोटा मोटा उसमें तो वो ठीक हो जाएगा, उसकी कोई लंबी चौड़ी इश्यू नहीं है। लेकिन 50 बेड कैसे स्टाफ पोजीशन इस हॉस्पिटल में, ना कोई एक्सरे मशीन ना अल्ट्रासाउंड है। मतलब कहने का मतलब एक भी किसी प्रकार की मशीन, पिछले सत्र में मैंने कहा था, एक भी कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड को हमारी तो दूर की बात छोड़ो, एक सिर्फ डिलीवरी होती है, डिलीवरी का भी पूरा एग्जाम वहां नहीं है। आप बता दिए, हम गया एक दिन, वहां कुत्ते सोते हैं। जहां तक प्राइवेट स्टाफ हो तो लगा लिया, जो कॉन्ट्रैक्टर पे आउटसोर्सिंग स्टाफ तो भर्ती कर दिया, वहां 32 सैंक्शन है इनकी आउटसोर्सिंग की। उसमें से मैं एक दिन चेकिंग पे गया, 4 आदमी मिले, पूरा हॉस्पिटल खाली। ये मैं मंत्री जी से आज पूरा आपके माध्यम से सदन में आश्वासन ही नहीं, मैं पूरे बात आपको यस नो में पूछना चाहूंगा कि वो मैंने तीसरी बार क्वेश्चन लगा रहा हूं, हर सत्र में क्वेश्चन लगाता हूं। 100 बेड का इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, आप देखो नेशनल हाईवे पे दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक अगर कोई हॉस्पिटल है 100 बेड का तो समालखा में स्थित है। सभी हॉस्पिटल अंदर शहर में एंटर है, कोई बाई चांस रास्ता एक्सीडेंट हो जाए, इमीडिएट रास्ते में ढूंढते फिरते हैं, तो वो हॉस्पिटल ऑन रोड के ऊपर है। कभी किसी को दिन रात में कोई दिक्कत आए तो वहां कोई सुविधा नहीं, पट्टी भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी उसमें एक डॉक्टर SMO और एक डॉक्टर हो रहा है।
मंत्री जी कोई को इसमें दुख की मंत्री जी को जवाब दे देने दो आप। नहीं, जवाब नहीं मैं दो, स्पीकर सर ये जवाब तो झूठा है ये देखो क्वेश्चन तो इतना स्पीकर सर एक मिनट इन्होंने कहा आपने सप्लीमेंट्री पूछी है ना, सप्लीमेंट्री का जवाब तो देने दो। सप्लीमेंट्री आप पूछ रहे हो, जवाब तो देने दो। आज मैं आश्वासन नहीं मैं पूरा दो कल ये करे बैठूंगा। इन्होंने लिखा 13 स्वीकृत हैं और इन्होंने कहा 6 डॉक्टर नियुक्त हैं। पहली बात तो क्या आंकड़े तो सही लिख दो ना, रिपोर्ट जो आई है वो सच तो हो। सच मानने में थोड़ा मंत्री जी आपके सेक्रेटरी से मेरी बात भी हुई और आपके सेक्रेटरी से मैंने फैक्स भी किया, सिविल सर्जन चिट्ठी, इसको देख के इसमें मेंशन कर देते, इसमें देख के इसको रिप्लाई दे देते ताकि मैं संतुष्ट हो जाता। सारे आंकड़े गलत हैं और ये 100 बेड की मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा, स्पीकर आपके माध्यम और हेल्थ मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा 100 बेड का इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें डॉक्टर वो आप तो लिख रहे हैं जीर्ण शीर्ण है अवस्था में है जी। आपने तो लिखा है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है 100 बेड का हॉस्पिटल। एक अब करेंगे बहुत अच्छी 50 अरे बिल्डिंग भी अगर बिल्डिंग ही कहूंगा ना मैं बिल्डिंग भी और लेंटर चूड़ा उस बात को छोड़ो तो ठीक करा लेंगे। मैं पीडब्ल्यूडी अफसर से बात की थी अगर हम इसको ठीक कर देंगे। अभी आप कह रहे कि बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग मैं कह रहा हूँ वो अगर अब ये लिख रहे हो आप कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में सर एक मिनट सुनो, मैं ये कहना चाहूंगा कोई बड़ा इश्यू नहीं है मंत्री जी, स्टाफ की पोस्टिंग कर दो और इस पास जो एक्सरे मशीन है अल्ट्रासाउंड है जो भी है इतना बड़ा इश्यू नहीं है इस बात का। और साथ साथ में एक आग्रह करना चाहूंगा स्पीकर साहब के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग की जो भर्ती की गई है 100 बेड का हॉस्पिटल की जगह दी 12 एकड़ दी मनाना गांव ने फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आउटसोर्सिंग के बच्चे हैं उस गांव के लग जाए कम से कम, उस गांव का एक भी बच्चा नहीं है जी, एक ही बच्चा वो बल्कि हफ्ता पहले ताला लगाने में क्वालिफाइड होंगे तो डॉक्टर लगेंगे ना, वो उसी गांव के लगेंगे। ये फिर साथ साथ देखो पहले डॉक्टर बनाओ मंत्री हॉस्पिटल बनाना है कि वहां पे वो कोई ऑफिस बनाना है, हॉस्पिटल के अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। मैं साथ साथ मैंने कहा था गांव के लोगों से 500 लोग आए थे, उनकी इच्छा थी भाई हमारा 5000 बच्चे हमारे गांव के नौकरी आउटसोर्स रखे जाएं। मैंने कहा मैं हाउस में जाऊंगा, हाउस में आश्वासन नहीं पूछूंगा फिर बाद में कर लेना। चलिए मंत्री जी बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को विश्वास दिलाया है कि 15 दिन के अंदर आपके एक्सरे मशीन आ जाएगी, ये अश्योर करता हूँ। ये चलिए देखो विश्वासन दे दिया कि 15 दिन में एक्सरे मशीन आ जाएगी। मलिक साहब नहीं आज एक मिनट बैठ जाइए, खड़े हैं वो तो लो भी एक मिनट आ जाएगी मंत्री जी। आप ऐसा है कि आप अपना क्वेश्चन लगा दिए मलिक साहब, आप अपना क्वेश्चन लगाइए, ऐसे बीच में उनका क्वेश्चन है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बात कर लेने दो, ऐसा ही फालतू बिना उनकी बात कर लेने दो पहले। ये रिकॉर्ड नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं, ऐसा कोई और आंसर तो आने दो, उनका जवाब दे रहे हैं, आप बीच में खड़े हो रहे हैं। और जहाँ तक स्टाफ की डॉक्टर्स की बात है, ये बात ठीक है कि डॉक्टर्स की कमी है हरियाणा में और बार बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहते रहते हैं कि कमी है। और अब 980 डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 3 महीने के अंदर अंदर उसके भर्ती हो जाएगी और उसके बाद आपके स्टाफ को जो डॉक्टर्स है उनको भी हम भर्ती कर देंगे। श्री राकेश दौलताबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी। नंबर बोलिए, नंबर ये 1197। चलिए अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी के विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। नगर निगम गुड़गांव के अधिकार क्षेत्र में कुल 404 वर्षा जल संचयन गड्ढे मौजूद हैं। आवासीय क्षेत्र में 357, वाणिज्यिक क्षेत्र और संस्थागत क्षेत्र में 47 वर्षा के जल संचयन गड्ढों का निर्माण किया गया है। शुक्रिया मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रश्न जो है वो हमारे गुड़गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पानी की जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरे देश को ही पता है कि गुड़गांव के अंदर हाईवे और उसकी क्या स्थिति हो जाती है थोड़े से टाइम में ही बारिश में। पहले तो सिर्फ हीरो होंडा चौक ही जाम होता था, अब तो 37 ऐसे चौक है जहाँ पे
बहुत भयंकर तरीके से जाम लग जाता है थोड़ी सी बारिश में। पीछे तो राजीव चौक पे एक ऑटो वाला जो है वो उसके अंदर जाने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। और आज के टाइम में इतना टैक्स पे करने के बाद भी जो है ट्रैक्टर से जो है वो हमारे यहाँ पे वाटर पंप लगा के और एक वो देसी सा जुगाड़ किया हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की जो संख्या है वो पूछने का विषय जो है वो इसलिए भी है क्योंकि जो गुड़गांव का जो पानी का जमीन का जो स्तर है उसका स्तर कितना नीचे चला गया है वो हम सब इससे अवगत हैं। तो और उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग की समस्या का हल भी उसी से है। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जो ये 404 की जो संख्या बताई, इस तरीके से अगर जो यूएलबी डिपार्टमेंट इस समस्या को देखेगा तो इसका समाधान नहीं है। एक्चुअल में ये पिट्स 404 नहीं है। ये जितनी भी अर्बन लोकल बॉडी के अंदर रिहायशी इलाके हैं, सोसाइटीज हैं, मकान है, सबको ओसी जब भी मिलता है जब वो अपने घर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, जो राकेश दौलतावादिया विधायक जी ने बताया है बिल्कुल ठीक कहा है। ये मैंने सरकारी उनको जगह को बताया जहां संचयन, जहां पानी नीचे जाता है सरकारी संस्थाओं में है। और ये 404 है जहां 8 लाख लीटर पानी प्रति घंटा के हिसाब से नीचे पानी जाता है। और जहां राकेश जी ने कहा है कि कोई नक्शा पास होता है 100 गज से प्लॉट से ऊपर, 100 गज का हो, 150, 200, 500, 1000 जो भी हैं, तब तक उसको कंप्लीशन नक्शा पास है। जब तक वो नीचे पानी के लिए, जब तक उसका है रेन हार्वेस्टिंग नहीं होता और तभी कंप्लीशन मिलता। ये हर उसमें प्लॉट में है। और जहां इन्होंने प्राइवेट उसकी बात की थी, ये जो 8 लाख लीटर पानी प्रति आवर्स के हिसाब से नीचे जाता है। और जहां इन्होंने पानी की उसकी बात कही है राकेश जी ने कि पानी भर जाता है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी जहां पानी भरता है नेशनल हाईवे में एक कमेटी गठित की है अपने 5 लोगों की, जिसमें जीएमडी है, एमसी गुड़गामा है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डीएलएफ है और इरिगेशन भी है, इसमें पब्लिक हेल्थ भी है। ये 5-7 इसमें कमेटी में है कि टीम मिलकर इकट्ठी पानी का जो भी पानी की निकासी है हाईवे पे या दूसरे रोड में पानी निकासने का काम करते हैं। कि अब एक दूसरे पे डालने की बात नहीं है, नेशनल हाईवे देखेगा, पब्लिक हेल्थ, सारे इकट्ठे मिलकर इस पानी को निकासी का काम करते हैं और पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। 3 उनसे। मंत्री जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने चीज को इतनी गहराई से समझा, लेकिन विषय फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो 404 हैं वो 2019 में हुड्डा से एमसीजी के पास आए थे और 267 थे ये पिट्स पहले, जो उस टाइम पे हुड्डा से एमसीजी के पास आए थे। उसमें से सिर्फ 35 से 40 काम कर रहे हैं, पहली बात, जिस 404 की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 35 से 40 के अलावा 250 का और पिट्स का जो है वो कहते हैं कि भी अब हम एक और टेंडर निकाल रहे हैं। हमारे पास जो पहले ही ऑलरेडी स्ट्रक्चर है जिसपे 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसको हमने क्या करेक्ट किया बरसातों से पहले, ये प्रश्न है सर। 250 का हम और खर्चे के लिए तैयार हैं, क्या वो भी अगले सीजन के अंदर हम वो वर्किंग होंगे नहीं होंगे? और अगली असली जो समस्या है वो इससे भी नहीं है साहब। आज जो है बड़ी अच्छी तो बात ये है कि हमारे जीएमडी के सीईओ जो है वो चेयरमैन जो है मुख्यमंत्री जी हैं। असली प्रॉब्लम है कि हमारे अरावली से जो है पानी का जो फ्लो है वो आता है सेक्टर 4-9 की तरफ से होते हुए और नजफगढ़ ड्रेन की तरफ। ये 3 लेन है, लेग्स है, लेग 1, लेग 2, लेग 3। इन तीनों की जो कैपेसिटी है वो हमारे उस पानी के को ले जाके उस तक ले जाने की नहीं है, वो ओवरफ्लो होता है और जमीन पे पानी आ जाता है। तीसरी समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ पे ये वो कैपेसिटी जो है वो बनानी पड़ेगी, और वो कैपेसिटी क्यों नहीं बन पा रही है कि जीएमडीए के पास फंड्स का जो एक फ्लो है वो उतना जो है उस तरीके से नहीं आ पा रहा है। क्या रीजन है, वो उस पर काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से जो वाटर हार्वेस्टिंग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है कि जो कंपनीज को जो काम दिया गया है वो क्या कर रही है साहब कि जो रेतीली मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, पथरीली और जो ये इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, इसके ऊपर पानी ऊपर ही रह जाता है। और वो इस तरीके से उनको जमीन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी जमीन पे हमारे को वो पानी जो है वो हार्वेस्ट करने के लिए उपयुक्त है। तो अभी हमारे को यूएलबी डिपार्टमेंट को काफी मेहनत करने की जरूरत है, जिससे कि अभी हर साल, अगली बार पूरा ये साल हमने फॉलो अप करने के बाद भी
अभी भी अब की बार बरसातें जो है वो 2-3 एक्सक्यूज हम दे पाए कि भाई अकस्मात बहुत ज्यादा उस दिन बारिश हो गई। एक अध्यक्ष जी, राकेश जी का सवाल बिल्कुल इस प्रश्न से अलग है। जो नजफगढ़ झील की बात कर रहे हैं, जब पानी की 3 लाइनों का पानी जाता है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन 3 की, वहाँ की बात करें जहाँ एरिया सबसे ज़्यादा झील का इलाका है, जहाँ एनजीटी का भी केस चला हुआ है जिसपे, और उस पर क्या है कि जहाँ पे कमेटी हमने बनाई है, कमेटी उसमें बनाई है, जो नाले हैं जल्दी उनको, जो नाले जो 3 जाते लाइनों से, वो पानी जाता बारिश का गाँव में भरता हुआ चला जाता है और गाँव की फसल को बिल्कुल ठीक कहा है, गाँव की फसल को खराब करता है, सारे क्षेत्र को खराब कर देता है। एक वो भी जगह जगह टूटी हुई लाइन 1, 2, 3 कमेटी उसमें गठित कर दी गई है। उस कमेटी की गत पे उसमें अपना कमेटी में जो लोग हैं उसमें सारे करके, ये मेरे पास पूरा नक्शा है, तो इससे करके जो भी कमेटी जल्दी रिपोर्ट करके राकेश जी रखा जल्दी से कराने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी शुक्रिया, लेकिन कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया था साहब। फिर भी इसमें राकेश जी पॉल्यूशन के हैं, दूसरे अधिकारी हमने अपने कमेटियों का सर टाइम पूरा हो गया है, वो रखे जल्दी, इससे पैसा भी लगेगा, पैसे का भी जल्दी ही से कराते हैं। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट श्रीमती किरण चौधरी और श्रीमती शैली चौधरी जी का, क्योंकि एक ही प्रकार का क्वेश्चन है बीपीएल से संबंधित, तो इनको दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं। 1106 और 1207। Answer is laid on the floor of the house, on the table of the house, no doubt about it. अध्यक्ष जी, ये जून जुलाई के महीने में ये हाल हुआ हमारे प्रदेश के अंदर कि गरीब आदमी जो है 11.40 लाख जो हैं बीपीएल परिवार, उनको जो है सरसों का तेल का तड़का नहीं मिला। इतना बुरा हाल हुआ, ना नमक मिला ना तेल मिला। अब जिस तरह से बम्पर क्रॉप जो है हरियाणा के अंदर उसकी पैदावार हुई, और उसके बाद जो है गरीब को जो है उसको वंचित रखा जाता है। अमीर आदमी तो वैसे ही नहीं खाते, गरीब आदमी जो है थोड़ा बहुत अपना तेल के साथ दाल तड़का लगा के अपना काम गुजारा कर लेता है। तो उसको ना, तो उसको जो सरकार ने जो कहा था कि 250 रुपये उसको दिए जाएंगे, उसके खाते में डाले जाएंगे, वो आज तक उसको जो है, मैंने पता करा बहुत चुनिंदे लोगों के पास गए हैं, सबके पास नहीं गए, 250 रुपये नहीं गए। और फिर 250 रुपये भी जो आपने जो निर्धारित करे हैं सरकार ने, सच्चाई ये है कि हैफेड का रेट जो है वो 180 रुपये, तो 110 रुपये तो उस बेचारे गरीब को अपनी जेब से ही निकालने पड़ते हैं। कोरोना की महामारी का समय है अध्यक्ष जी, बेरोजगारी का आलम है, बुरे हाल हो रहे हैं, और ऊपर से जो है गरीब आदमी जो 20 रुपये प्रति लीटर तेल खरीदा करता था उसको 110 रुपये प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 110 रुपये जो है उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, ये कहाँ का, ये तो बहुत जाती है गरीब परिवारों के साथ, बीपीएल परिवारों के साथ, और ये सरकार जो है इसको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बड़े तड़के लगा के सरसों के तेल की बात करी। माननीय सदस्य पिछले सेशन में बोलते थे कि एमएसपी मिलेगा नहीं, और इस बार ये हालत थी कि सरसों एमएसपी से भी 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी, और उस कारण प्रदेश की सरकार को, हैफेड को सरसों मंडी से मिली नहीं। मगर क्योंकि हमारी हैफेड प्रोक्योर करके सरसों और उसके तेल को बीपीएल परिवारों को देती थी, और उसके अंदर कुल सब्सिडी जो हमारे प्रदेश में दी जाती थी वो 200 कुछ रुपए प्रति 2 लीटर के ऊपर थी। हमने उससे भी फालतू 250 रुपये प्रति फैमिली ये निर्णय लिया कि हम डीबीटी करके बीपीएल परिवार जो लगभग 11,40,000 के लगभग है, उनके खातों में देने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य ने कहा कि चुनिंदा परिवारों को, मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा, 5 लाख से ऊपर परिवारों के खाते में पिछले महीने और इस महीने दोनों महीनों का पैसा ट्रांसफर हो चुका है। मैं अभी आ रहा हूँ, आप इतने जल्दी उत्साहित होकर ना पूछिए। 2,20,000 परिवारों के हमने आधार के साथ जो लिंक्ड खाता नंबर है उनके लिए आज, क्योंकि सोमवार है, पैसा पुश कर दिया, अगले 2 दिनों के अंदर पैसा मिल जाएगा।
कई ऐसे परिवार हैं जिनके खाता नंबर ना तो आधार के साथ ना राशन कार्ड के साथ लिंक है। हमने स्पेशली ओवरनाइट मेरा परिवार .haryana.gov.in के अंदर वेब पोर्टल बनाया जो आपके मोबाइल से भी ऑपरेट होता है, आपकी लोकल CHC से भी ऑपरेट होता है और आप जाकर अपना अकाउंट उस पर अपडेट करा सकते हैं। और माननीय सदस्य के संज्ञान में जरूर लाना चाहूँगा कि किसी का 250 रुपया मरेगा नहीं, चाहे वो पिछले महीने का हो, चाहे इस महीने का हो, चाहे इससे अगले महीने का हो। अगर कोई भी परिवार अपने राशन कार्ड का अकाउंट से लिंक 4 महीने बाद भी कराएगा तो उसको 4 महीने 250 के हिसाब से 1000 रुपया हमारी सरकार DBT करने का काम करेगी। और ये इसीलिए करेगी कि कोई परिवार अपनी चॉइस का सरसों का तेल, चाहे वो हैफेड का खरीदना चाहे, चाहे किसी बड़ी कंपनी का खरीदना चाहे, चाहे लोकल सप्लायर का खरीदना चाहे, वो खरीद सकता है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि सरकार की गवर्नमेंट एजेंसीज के पास इस बार सरसों नहीं आई और हम अगर मार्केट से प्रोक्योर करते और फिर प्रोक्योर करके पिसाई कराते, बॉटलिंग कराते और उसको BPL परिवारों तक पहुंचाते तो उसका आउटपुट कॉस्ट आज मार्केट सप्लाई के आउटपुट कॉस्ट से बहुत अधिक होता। और उसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि 250 रुपये सभी BPL परिवार 11,40,000 प्लस BPL परिवारों के खाते में 250 रुपये हम देने का काम करें। जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि 250 रुपये उनको मिलेंगे। अब जून से जो है अभी तक तो मिले नहीं है, जब मिलेंगे जब पता चलेगा, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब है उसकी जेब में खोटी चवन्नी तो होती नहीं बेचारे के, उसको आप अगर ये स्टैगर करके इस तरह से दोगे, 1000 रुपये बाद में दोगे तो वो तो भूखा मर के होलेगा, उसका तो दिमाग, वो तो बिल्कुल ही बुरे हाल हो जाएंगे। और दूसरा जो ये इंटरनेट और ये इसकी बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन और ये सारा कुछ, आधे टाइम तो ये इंटरनेट सर्विसेज चलती नहीं है अध्यक्ष जी। गरीब आदमी वैसे ही है, उसके पास टेलीफोन का कोई सुविधा नहीं है, कुछ वो नहीं है। आज के दिन आप जानते हो 11.40 लाख परिवार ऐसे हैं अध्यक्ष जी जिनको ये नहीं मिला। और ये इस तरह से जो है इसको रफा दफा करना मैं समझती हूँ हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो माननीय सदस्य की सोच जरूर दिखती है कि गरीब आदमी इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। आज के दिन तो हम सक्षम बना रहे हैं कि जो गांव में जुड़ा हुआ BPL का अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर अपने अकाउंट को अपडेट करने का काम करे। दूसरी चीज माननीय सदस्य ने कही कि बैठ जाओ। आप नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरसों का तेल कोई आपके राज्य से नहीं दिया जाता था, वो सरसों का तेल भी सरकार ने देना शुरू किया और पिछले साल भी दिया गया। और आने वाले समय में अगर प्रोक्योरमेंट होगी हैफेड द्वारा तो दोबारा हमारी सरकार शुरू करने का फैसला भी लेगी। जहां ये कह रहे थे नमक नहीं देता, हमारी सरकार ने तो जो आज मार्केट में 10, 12, 14 रुपए का नमक मिलता है उसको भी 4 रुपए से सस्ता ला के BPL पे फेयर प्राइस शॉप में लाकर छोड़ दिया कि गरीब आदमी सस्ता नमक भी ले। एक चीज और, बाजरे की प्रोक्योरमेंट ऐतिहासिक हुई थी पिछली बार, वो भी हमने मंडी के अंदर से लाकर और 1 नहीं 5-6 महीनों तक लगातार गरीब आदमी को देने का काम किया। श्रीमती शैली चौधरी जी, हो गया जी, नहीं उनका हो गया। पर क्रॉप जो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि MSP से ऊपर जो है सरसों बिकी, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी बधाई देते हैं। लेकिन जो किसानों ने अपने जो भार जिन्होंने बेची है उनको जो उन्होंने 5000 कुछ उसके अंदर बेची प्रति क्विंटल, और आज जो है वो सरसों इसमें भार बाजार के अंदर 7000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। तो क्या तो बढ़ते कम होते किसानों का तो नुकसान ही हुआ जी, फायदा नहीं हुआ। ये कम ज्यादा होते रहते हैं रेट। श्रीमती शैली चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं तो डिप्टी CM जी से यही कहूंगी, अध्यक्ष जी मैं तो यही कहना चाहूंगी डिप्टी CM जी से कि सरसों का तेल दोबारा से दे, लोगों को बहुत दिक्कत है। आज तक पैसा लोगों के अकाउंट में नहीं आया। गांव में आप जाके देखें, जब ये चीज शुरू कर दी है तो बंद क्यों की गई है? लोग यही कहते हैं क्या सरसों का तेल महंगा हो गया तो सरकार इसको देना नहीं चाहती? जब सरकार नहीं खरीद सकती लोग कहां से खरीदेंगे आप बताएं? तो मेरी तो यही अनुरोध है कि सरसों का तेल शुरू किया जाए, पैसे नहीं मिल रहे लोगों को। मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि फैसला पार्टी में कर ले
क्योंकि पिछले सेशन में तो यही लोग थे जो यहाँ खड़े होके कानून, कृषि कानून जो हैं वो किसान को मार देंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगी की बात कर। आज जब सरसों, आप सुनने की तो आदत डालिए, सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है, खुद ही कह रही है कि जो 5,000 में बिकी अब 7,000 में बिक रही है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, जो माननीय शैली चौधरी जी विधायक ने बात रखी है, उनने कहा कि गांव का आदमी अकाउंट नहीं करे, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाता हूं कि 25,000 लोगों ने बैठ जाइए अकाउंट दुरुस्त कराने का काम पिछले 1 महीने में किया, जब से मेरा परिवार हरियाणा.gov.in आया है। और मैं तो चाहूंगा ये हमारी एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसी समस्या कहीं आ रही है तो आपके तमाम गांव में, शहर के तमाम वार्डों में CHC बने हुए हैं, आप उनका जरूर ब्यौरा भी लीजिए, उनके पास जाइए और जो ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट दुरुस्त नहीं है उनके अपडेट कराइए। हमारी सरकार तुरंत ये 25,000 जो हमारे पास दुरुस्त होकर अकाउंट आए उनको ऑलरेडी पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर किशनलाल मिड्डा जी 1145 फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लगभग 8 महीने बस स्टैंड के उद्घाटन को हो गए, लेकिन उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, वो शुरू नहीं हुआ। इस बात के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सदस्य ने जो सवाल पूछा है बड़ा वाकिफ जवाब है, सवाल है, और मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पीने के पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन बस स्टैंड तक नहीं हो पाया और उसके लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट ने लिख कर दिया है, जल्द उसका कनेक्शन हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका बस स्टैंड फंक्शनिंग हो जाएगा, जैसे ही पीने के पानी का कनेक्शन वहाँ पर हो। लेकिन ये सर्विस लेन को लेकर भी, क्योंकि डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की मैंने मीटिंग ली थी, उन्होंने ये कहा कि जब तक सर्विस लेन नहीं बनेगी हम NOC नहीं देंगे। तो अगर वो सर्विस लेन बनेगी NHI, क्योंकि उसके लिए साफ मना कर दिया था NHI ने कि हम लोग जब तक सर्विस लाइन नहीं बनेगी तब तक हम बस स्टैंड का प्रारंभ नहीं करेंगे। उसके लिए लगभग 9.25 करोड़ का एस्टिमेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजा गया है और मुझे लगता है जैसे ही एडिशनल ग्रांट्स अप्रूव हो जाएंगी उसके तुरंत बाद उसका भी टेंडर होकर 3 महीने के अंदर अंदर उस कार्य को भी कंप्लीट करा देंगे। मगर फंक्शनैलिटी जो बस स्टैंड की है वो मैं एश्योर करता हूँ कि जैसे ही पीने के पानी का कनेक्शन हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है 30 दिन के अंदर हो जाएगा, हम उसकी फंक्शनैलिटी शुरू कर देंगे और NH की सर्विस लेन का कार्य फिर चलता रहेगा। श्री राम कुमार कश्यप 1177। अध्यक्ष महोदय, आपका जो पर्सन है कै का, उसमें पुलिस चौकियाँ जो हम पे सैंक्शन है वो 59 है, 77 वाहन है और जो अनसैंक्शन है वो 270 है, 421 है। सेकंड कै जो आपका पर्सन था 2021-22 में हमने 1443 वाहन 43,094 करोड़ की लागत से खरीदने का लक्ष्य है। इनमें 114 हल्के वाहन है व 1210 मोटरसाइकिल भी हैं जो पुलिस चौकियों को दिए गए। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो कुल चौकियां हरियाणा में हैं, पुलिस चौकियां 329 हैं और जो हल्के वाहन उनको दिए गए हैं वो 150 हैं टोटल। तो मैं अगर उसकी 2 व्हीलर की बात न करके अगर हल्के वाहन की बात करता हूं तो एक चौकी को एक हल्का वाहन नहीं आता, क्योंकि बहुत कम है। एक तो संख्या बहुत कम है, क्योंकि आज जो है कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गाड़ियों की बहुत ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल जिप्सी वगैरह की, और वो मतलब एक भी एवरेज नहीं पड़ती। इसलिए मेरा निवेदन है इसको कम से कम एक चौकी को एक हल्का वाहन जोड़ दिया जाए। और जो ये वाहन दिए गए हैं चौकियों को, मेरे हल्के में 2 चौकियाँ हैं, दोनों में जो वाहन है वो बहुत पुराने हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए जो पुराने वाहन हैं उनको नया कर दिया जाए। दूसरा जो आपने दूसरे प्रश्न में बताया है, मैंने पूछा था पुलिस चौकियों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास है, तो आपने कहा हाँ।
तो मैं अगर छोटे वाहन की फिर बात करता हूं, इसमें आपने कहा 114 छोटे वाहन खरीदे जाएंगे। अगर 114 छोटे वाहन ये सारे पुलिस चौकियों को भी दिए जाएं तब भी ये एक उनको नहीं बनता। इसलिए मेरा फिर अनुरोध है, एक चौकी और पुलिस चौकी कम से कम एक छोटा वाहन उपलब्ध कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने पूछा है, हमारे पास 1200 नए मोटरसाइकिल इसमें हम खरीद रहे हैं जो दिए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात जो कह रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पहले 100 था, अब उसका 112 हो गया 112। उसमें 630 हम पे और गाड़ियाँ हैं जो कभी भी कहीं इमरजेंसी हो जाती है, कहीं कुछ इमीडिएट संक्शन होता है तो सेंटर से होता है और उस स्टेशन को कह दिया जाता है, तुरंत जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा पूछ रहे हैं तो हमारे पास टोटल जो वाहन है हल्की श्रेणी के 2666 है। पूरे हरियाणा पुलिस विभाग के 5095 वाहन हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारी अनसेंक्शन चौकी है वो 270 हैं, उनमें भी 420 वाहन हैं। और इसके अलावा मध्यम श्रेणी के 380 हैं, भारी श्रेणी के 210 हैं, 2 पहिया 1839 अलग है। वाहन की कोई कमी नहीं है। थैंक यू। श्री नीरज शर्मा जी। मंत्री जी, स्थानीय निकाय में। अध्यक्ष जी, के और खे श्रीमान जी, ये प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने इस मामले से संज्ञान लेते हुए राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा को पत्र क्रमांक 52/45 2020 5/11 दिनांक 5/2/2021 के तहत इस मामले की जांच के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय था भ्रष्टाचार का, और मैं चाहूंगा विशेष तौर पे संज्ञान लें कि भ्रष्टाचारियों के कदम इतने बढ़ चुके कि पहले तो ये जिले में हम जनप्रतिनिधियों को बहकाते थे, अफसरों को बहकाते थे। आज ये बहुत दुख की बात है कि पूरे के पूरे सदन को बहकाया जा रहा है। शायद किसी ने मेरा प्रश्न सही से नहीं पढ़ा। मेरा खा पाठ था, नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए। नीचे से लेके ऊपर तक ये जवाब बनता है, ब्रीफिंग होती है, इस विषय के ऊपर सरकार द्वारा एक प्रश्न भी नहीं किया गया। मैं तो फिर सप्लीमेंट्री कहां से पूछूंगा। मेरा जो प्रश्न था कि सतबीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपने बिना उसके पैसे दे दिए, उसका आपने जवाब दिया, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। पर मंत्री जी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए, इसका कोई जवाब नहीं था। और दूसरा, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जो अध्यक्ष जी छोटे भाई ने कहा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसके मुकदमा है, उसकी इंक्वायरी चालू है। मंत्री जी, मैंने सतबीरा की बात नहीं करी, मैंने पूरे नगर निगम फरीदाबाद की बात करी है। नगर निगम फरीदाबाद में सिर्फ यही एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। जी, मैं विधायक जी से कहूंगा, आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, आपने ठीक है का पूछा, उन्होंने जवाब दिया, आप जवाब दे रहे हैं। आप मतलब इतने खुला कि भ्रष्टाचार जब कोई पर्टिकुलर लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। जो आपने सतबीर कंस्ट्रक्शन का कहा, उन्होंने जांच पहले करवा दी। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक 7/7/2020 से महेंद्र पार्षद और सुरेंद्र अग्रवाल पार्षद, दीपक यादव पार्षद, दीपक चौधरी पार्षद और आयुक्त नगर निगम को बिना कार्रवाई का 1 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की शीर्षक शिकायत दी गई थी, और जिसमें लेखा विभाग के पात्र क्रमांक 3001 दिनांक 28/5/2020 को सूचना अधिकांश पार्षदों द्वारा किए गए विचार विमर्श के अनुसार यह पाया गया विभिन्न वार्डों में बिना कार्य के करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। उनके वार्डों में ये काम नहीं कराया गया। शिकायत आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद के मामले की जांच के लिए कार्यालय के आदेश क्रमांक 2041 दिनांक 9/7/2020 तहत के संयुक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता और क्षेत्रीय और कराधान अधिकारी की एक समिति गठित की है। आयुक्त और नगर निगम फरीदाबाद के क्रमांक
3190 दिनांक 13/8/2020 के तहत मनमोहन गर्ग मेयर, अजय बैसला पार्षद को भी गठित समिति में शामिल किया गया है। गठित समिति के द्वारा जांच आंतरिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सरकार ने इस मामले से संज्ञान लेते हुए पत्र क्रमांक 52/45 2020 5/11 दिनांक 5/2/2021 के माध्यम से राज्य सतर्कता विभाग के हरियाणा के मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सतर्कता विभाग द्वारा अपने स्तर पर जांच की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, नहीं भाई, मेरा ही नहीं खत्म हुआ, 1 मिनट मेरे जी हो गया। नहीं अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने जवाब दिया, सदन को गलत जवाब दिया। मैं बताऊं तो सही कि हकीकत क्या है। नहीं, आपने जो पूछा था प्रश्न, हाँ जी, सतबीर कंस्ट्रक्शन का था। हाँ, देखिए वो उन्होंने कहा कि वो विजिलेंस को दे दिया है। हाँ, नंबर 2। दूसरा था नगर निगम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार का कोई पर्टिकुलर केस लेकर के आओगे तो पता लगेगा। सर नगर निगम में इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, जब कहीं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाए तो कोई चेक बैलेंस तो करना पड़ेगा ना सर। उसका लिख के दो। अच्छा सर, जो मंत्री जी ने बोला उसकी बात तो सुन ले आप 1 मिनट। ये बहुत अहम मुद्दा है। ये हरियाणा में क्या, 1 मिनट, हमने सीएजी की रिपोर्ट का गुड़गामा, फरीदाबाद और पंचकुला सीएजी सब ऑडिट कराएंगे और ये भरोसा रखे विधायक जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो मंत्री जी ने रिपोर्ट का हवाला दिया 19 मार्च 2021 का, उसके अंदर फरीदाबाद आयुक्त ने चंडीगढ़ में लिखा कि इसी अफसर के खिलाफ FIR हो। विजिलेंस तो सर 2000। अध्यक्ष जी, जो ये शिकायत की गई है, इसमें सरकार ने केक का जो इसी मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका चाहिए। मैं भी फरीदाबाद नगर निगम में रहता हूँ। मेरा कहना है जी, जो सरकार ने निर्णय लिया केक का, बहुत अच्छा निर्णय है। एक सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि 200 करोड़ का मसला है, GST विभाग से भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्योंकि ये GST 18% और 12% कंस्ट्रक्शन में लगता है। तो मैंने पहले भी सुझाव दिया था, खाली नगर निगम के अलावा GST डिपार्टमेंट भी, यहाँ बैठे हैं हमारे दुष्यंत चौटाला जी, इमीडिएटली ऑफिसर्स को बोलें और उनसे भी इसकी विभाग से जांच कराएं, तो इसमें बहुत कुछ हमारे को सच्चाई पता लगेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। श्री असीम गोयल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, हाँ जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान आजकल जो एक विषय, एक समसामयिक विषय जिसने हरियाणा को कलंकित करने का काम किया, एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, हम आज सत्ता में हैं और दूसरे लोग जो विपक्ष में हैं। 1 मिनट बैठ जाइए। मैं दोनों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आपने इसकी समय सीमा तय कर रखी है, समय सीमा का कृपया ध्यान रखते मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, एक बड़ा सवाल हम हर बार उठाते हैं। आज भी सवाल आया, माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने सवाल पूछा गया, विपक्ष के साथियों ने सवाल पूछा कि स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए, अभी तो सर मैंने सवाल भी शुरू नहीं किया, अभी से इनको तकलीफ होने लगी। सर ये शून्यकाल है मेरा, सर ये राइट है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए, आप बैठ जाइए। मैं अब 1 मिनट, ये बोलना शुरू कर दिया है। मेरे पास समय लिखा हुआ है, कौन सदस्य कितना समय बोला और क्या नहीं, और तो 0 आवर की जो डिस्क्रिप्शन है आदरणीय अध्यक्ष महोदय की है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की डिस्क्रिप्शन है। ये कोई कैसे तय करेगा कि हाउस कैसे चलेगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय तय करेंगे कि हाउस कैसे चलेगा। मैं समय मांग रहा हूँ आपसे, समय नहीं दे रहे। आई वॉज राइट।
मैं जब भी हाथ खड़ा करता हूँ आप समय तो आप बोलिए। इम्पोर्टेंट है, कोई इस बात पर थोड़े बोल रहा हूँ। नहीं पहले आप वो बीच में किसी को खड़ा पहले हाथ उन्होंने खड़ा किया। कीपिंग हाउस इन ऑर्डर, यू आर नॉट कीपिंग हाउस इन ऑर्डर। आप बैठिए, हाउस ऑर्डर में आ जाएगा, बिल्कुल आप बैठिए। क्यों नहीं बोलने दे रहे हमारे को? अध्यक्ष महोदय, 0 आवर पे बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति पे बात नहीं कर रहा। हमारे को इस बात पे ऑब्जेक्शन है, जिस प्रकार से आप चला रहे हैं 0 आवर का मतलब नहीं है। 0 आवर फिर बंद कर दो। अगर आपने ऐसे 0 आवर चलाना तो वी डोंट वांट 0 आवर लाइक दिस। नहीं, अगर आप कहेंगे 0 आवर खत्म कर दो तो खत्म कर देंगे। वो कोई भी उठाए, ये थोड़ा ये लिस्ट बना के आप फिर तो हाउस की डिस्कशन बढ़ा लो, सबको दे दो। 0 आवर का मतलब ये है कि लोगों को सुनना भी चाहिए। नेवर लाइक दिस, इट इज नेवर लाइक। बोलते रहिए 0 आवर के अंदर जो जिसकी मर्जी बोलेगा, तो आप तो ये कह रहे हैं। यस यस, नहीं देखिए, इसका मतलब एक 0 आवर के थोड़े जो मर्जी बोले, जो स्पीकर साथ रहे, जो अध्यक्ष महोदय। नहीं, एक मिनट जरा बैठ जाइए। नहीं, ये खड़ा असीम जी, आई एम ऑन लैग, बैठ जाइए। आई एम ऑन लैग, आप खड़े हो जाते हैं। एक मिनट बैठिए जी। स्पीकर साहब ने मेरे को कहा, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट। अगर आप चाहते हैं कि 0 आवर कंटिन्यू करे तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। नंबर 1, एक मिनट सुन तो लो आप, एक मिनट सुन लो। दूसरा बात ये कि आपने ही तय किया था कि 3-3 मिनट सब लोग बोलेंगे। अगर आपको ये लगता है कि कोई कुछ भी बोले तो हम वो लागू कर देते हैं कि कुछ भी बोले फिर। नहीं, तो समझे नहीं आप। एक मिनट बैठ जाइए। हुड्डा साहब, आप ये कह रहे हैं कि 0 आवर का मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोले। अध्यक्ष महोदय, 0 आवर का ये मतलब नहीं है कि 3-3 मिनट आप दे दो। वो तो आपका फैसला था, हमारा फैसला नहीं था। नहीं, हाउस ने तय किया था, मैंने नहीं तय किया। अभी तो आप दोबारा बदल लो। आपने कहा, मैंने उस टाइम भी ये कहा था, लेकिन चलो एक दिन आपने चढ़ा लिया 0 आवर। आज बताओ कैसे चला? लेकिन अध्यक्ष महोदय, 0 आवर का मतलब अगर ये 3-3 मिनट दे रहे हैं ना, तो हाउस की डिस्कशन बढ़ा दो, बाद में देते हैं। 0 आवर का मतलब ये नहीं है। तो बताइए कैसे, आप बताइए कैसे। ये ज्वलंत मुद्दा होगा। 0 आवर का मतलब ये है कोई ऐसा मुद्दा जो हाउस में हुआ। मेरा तो ये कहना था कि अगर सब खड़े इकट्ठे होकर के एक बार में बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मर्जी उठाना है तो उठाइए। हाँ, तो ये नहीं, अगर ये तो मुद्दा भी ज्वलंत ही है जी, बिल्कुल जो ये ज्वलंत मुद्दा है। ये तो ज्वलंत है जी महोदय, एकदम ताजा मुद्दा है। कल हाउस को इस सदन के नेता ने गुमराह किया गया है। ये ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ हरियाणा में नहीं हुई। इससे अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं हो सकता। जो हाउस को हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट, जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने में दिखाऊं आपको? ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 की डेथ हुई। और फाइंडिंग है, गवर्नमेंट डिनाइड शॉर्टेज अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता। अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर चलता है। ये कमेटी की रिपोर्ट है। हाँ, तथ्यों के आधार पर चलता है। तथ्यों के आधार पर मैजिस्ट्रेट अखबार में क्या आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? हरियाणा एजी ऑफिस हैज प्लीडेड फॉर सेव लाइव्स। ये मतलब ये जो कमेटी बनाई गई थी, अगर आप देखिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो वो सदन में लेकर के आइए। अगर तथ्य नहीं है, अखबारों की कटिंग कोई तथ्य नहीं है। नहीं, अस्पताल के बाहर तड़पकर मर गई महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिली तो जान बच जाती। इसमें क्या शर्म की बात? हम ये नहीं कह रहे भाई इनमें कोई कसूर है, लेकिन इनके विषय को 0 आवर के इस विषय को सुनिए। हुड्डा साहब, इस विषय को क्योंकि इन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है, इन्होंने विषय उठाया है, मैं कल इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दूंगा। नहीं दूंगा ना नहीं, तो आप अपने तथ्य रखिए। इसके तथ्य लेके आने पड़ेंगे, मुझे भी लेके आने हैं ना। अध्यक्ष महोदय, आखिर मेरे पास भी तथ्य जब होंगे तभी तो लेके आएंगे। नहीं, कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी थी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो। एक भी नहीं मारा।
नहीं आप देखो मैं उसी स्टेटमेंट को कर लो, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोलना जो बोलना है, आप कल बोलना है। सार की रिपोर्ट है क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पर आज आपने विषय उठाया, जीरो आवर में विषय उठाया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, मैं कल इसका जवाब दूंगा। नहीं बात कभी आप देखिए, सरकार को कोई जवाब देने का टाइम देंगे नहीं, जो उन्होंने कहा आपने ऑब्जेक्शन उठाया, अगर आपको कोई गलत स्टेटमेंट, अगर गलत स्टेटमेंट लिखती है तो सरकार को जवाब भी नहीं चाहिए, मेरे को जवाब भी नहीं चाहिए। मैं एक बात चाहता हूं कि अपनी कल की स्टेटमेंट विड्रॉ करें और आप आश्वासन दें, हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे, जितनी ऑक्सीजन डेथ हुई है और जितनी हुई है हम सामने आएंगे। क्या दिक्कत है? इस बात के लिए मान लेते हैं, ऐसे नहीं, इस बात के लिए मान लेते। आपने ही सवाल उठाया, आपने इसका फैसला कर दिया, आपने कमेटी बना दी, आपने कमेटी बना दी, जवाब दे रहा हूँ, वापिस कर लें। कमाल तो ये है, वापिस कर लें, आपने अपने आप ही सवाल उठा दिया, आपने फैसला कर दिया वापिस कर और अपने आप कमेटी बना दी। जीरो आवर कोई नहीं है, ये स्टेशन से जीरो आवर चलेगा, जीरो आवर मुद्दे चलेंगे जो तो नहीं हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। हाँ जी, इस बात से संतुष्ट नहीं है हम। नहीं, जीरो आवर अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो बंद कर देते हैं। नहीं आप नहीं बताओ, या अध्यक्ष महोदय, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे कि जो मैंने कल कहा था, नहीं ये क्या तरीका हुआ, अध्यक्ष महोदय ये बोलना चाहते हैं सब बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं हम चलने दें, आदमी बोले ये खड़े रहेंगे तो बहुत मैंने बहुत प्रयास कर लिया। नहीं देखिए, आप अपने ऐसे थोड़ा ही चलता, आप बोल रहे हो तो आप अपने लोगों को, इनको सदस्यों को तो समझाओ, आप लीडर हैं, ये इनको आपको यही नहीं बोलने दे रहे, आपको ये बोलने तो दे नहीं रहे। सब बोल आप मेरी बात, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे जो मैंने कल कहा था मैं अटल हूं, मैंने ठीक कहा था, कोई बात नहीं, आज फिर कह दे मैंने कल कहा था, ठीक कहा था। नहीं वो तो उन्होंने कहा कि कल को स्टेटमेंट देंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं तो यही कह रहा हूँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था, तो या तो ये कह ले मैंने कल कहा था, ठीक कहा था, या विड्रॉ कर ले हुड्डा साहब, या विड्रॉ कर ले। नहीं, पुराना और नया एक ही है, ये तो रूल बुक नए में देख लेते हैं, रूल बुक भी नया और पुराना एक ही है, उसमें अंतर नहीं है, पुरानी बात उसमें अंतर नहीं है, उसमें अंतर नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बैठिए। देखिए लिखा है, स्पीकर में allot half an hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of recent question, oral or written, and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of business of the day. इसलिए ये घंटा खत्म होने के बाद आधे घंटे का रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन की अलग बात है, जीरो आवर अलग चीज है। हाफ एन आवर, आप तो जीरो आवर को मान ही नहीं रहे, हाफ एन आवर डिस्कशन नहीं, आप तो जीरो आवर को मान ही नहीं रहे। कौन आपने? हम तो नहीं, आप तो करें, मैं तो एक जीरो आवर के अंदर सिर्फ बोलना है, रिप्लाई कोई नहीं देगा आपको। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलना वो बोल के रिकॉर्ड आएगा, रिप्लाई आपको कोई नहीं देगा। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ, चलो मुख्यमंत्री जी ने कल कही, ये कह रहे भाई मैंने जो कहा कल ठीक था, मैं उस पर खड़ा हूँ। नहीं कल का आपने कहा ना, क्यों आप जवाब क्यों नहीं जाते? आप जवाब क्यों नहीं चाहते? नहीं ये क्यों नहीं कहते कल मैंने कहा था वो ठीक कहा था? नहीं जवाब देंगे ना कल को, जो आएगा आपको फैक्ट्स देंगे। कल क्या नहीं कहा मैंने? फैक्ट्स देंगे कल तो। अरे अध्यक्ष महोदय स्पीकर का ये काम है, हर बार जवाब दो। कल वाला तो सर कल वाली जो रिटर्न टेबल है 100% सारी चीजों की गलत है, इसको विड्रॉ करेंगे। अगर आप सारे एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, जीरो आवर के अंदर एक मिनट छोटा सा, एक मिनट बैठ जाइए आप, प्लीज बैठिए सब। आप असीम जी, जीरो आवर के अंदर ये होता है कि कोई भी इशू वी कैन रेज, उसका सवाल का जवाब जो है उसी समय नहीं मिलता। ये जीरो आवर का मतलब ये है। अगर आप ये कहें कि जीरो आवर के अंदर कोई क्वेश्चन हमने उठा दिया, उसका जवाब उसी समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन जवाब जो है वो सरकार को चाहेगा जब देगी ना, इसके अंदर कोई जवाब नहीं मांग सकते। आप जीरो आवर के अंदर अपना इश्यू रख सकते हैं, आप अपना इश्यू रखें, मैंने कहा आप इश्यू रख सकते हैं, मैंने कोई जवाब आपको उसी समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मांगा इसे।
मैंने जवाब नहीं मांगा। नहीं तो एक बात कही है, तो उन्होंने कहा कि जवाब नहीं मांगा, मैं जवाब क्या मांग रहा हूँ? जवाब तो दे देंगे। उन्होंने कहा है ना, लेकिन ये तो कहे हम जो मैंने कहा था मैं उस पर अटल हूँ। कह रहे हैं ना कि कल को नहीं है तो कह रहे कि हम जवाब नहीं मांग रहे, क्योंकि क्वेश्चन जो किया उसमें सत्यता ही नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपने सवाल उठाया और माननीय मुख्यमंत्री ने सवाल दिया कि मैं इसमें दूंगा जवाब। मेरे को सारा मालूम, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तू अपना मित्र है तो बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष करेंगे तो जवाब नहीं कहा कि हाउस को गुमराह किया गया और मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि भाई एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा हरियाणा में। ये सच है कि नहीं सच है? आप बताओ। कहा रहने तेरा तू तो झूठा आदमी तैयार हो चुका, तू झूठा आदमी तैयार हो चुका। ये बता दें वो अपने स्टैंड पर खाएंगे। मैंने अध्यक्ष महोदय मैंने एक इश्यू रेज किया है सदन ने। देखिए 0 आवर के अंदर 100 इशू रेज होंगे, लेकिन किसी इशू का जवाब उसी टाइम नहीं दिया जाता। नहीं मांग रहा, नहीं दिया जाता। 0 आवर का मतलब है आप तो लोकसभा में रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष देखिए एक मिनट, 0 आवर के अंदर कहीं भी किसी भी नियम के अंदर 0 आवर का आंसर देना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है 0 आवर के अंदर आंसर देना जरूरी नहीं है। आंसर मांग ही नहीं रहा तो फिर नहीं दे रहे तो आप अपनी बात कह दीजिए। आपने अपनी बात कह दी, आप अपनी बात कह दी, आपने वो सुन ली, सबने हाउस ने सुन ली जो आपने कहना था। कमाल कर आंसर मांग नहीं, आप अपना कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं देगा। भाई जवाब नहीं चाहिए, ये बता नहीं आप मांग रहे हैं स्टैंड पर आप तो लोकसभा में रहे हैं, आप तो लोकसभा में रहे हैं हुड्डा साहब, हो जाए आप तो हुड्डा साहब लोकसभा में रहे। हम रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, इन्होंने इतनी जबरदस्त आप तो लोकसभा में रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं जवाब नहीं मांग रहा। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी ना अध्यक्ष महोदय। बात आपकी नोट होगी, ऑन रिकॉर्ड आगे रिकॉर्ड में आगे कहा। आप पूरा हरियाणा ये सुन रहा है कि इन्होंने कल क्या कहा। आपकी बात रिकॉर्ड होगी। जो लोग अगर ऑक्सीजन की कमी के बगैर उनकी आत्मा क्या कहेगी? अगर मैं आई वांट टू पुट इन रिकॉर्ड ऑन द असेंबली। देखिए जो आपने कहा, एक मिनट जी, जो आपने कहा वो रिकॉर्ड हो गया, मैं ये कहता हूं, लेकिन उसका जवाब नहीं आएगा। और जो आपने कहा वो रिकॉर्ड आ गया। दूसरा मैं ये भी कहा है भाई कल की बात पे आता लग गया उन्होंने। हाँ जी, ये तो मेरा अधिकार है, मैं उनसे कह सकता हूं। कल भी मैंने कहा था, तो आप कल भी कहते, कल भी 0 आवर मैंने कहा था। नहीं 0 आवर में नहीं था, 0 आवर में था वो कल, वो तो उसमें था। मैंने कहा था, आज भी अनुरोध कर रहा हूँ, एक कमेटी तो बनाओ, कल क्वेश्चन आंसर दो, जवाब देते रहना। आज हमारे को ये तो अश्योरेंस हो कि हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा। अपने अध्यक्ष महोदय जी, कितने आदमी मरे आज विपक्ष के साथियों ने भी एक सवाल उठाया, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपने कहा नोट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, आपने मॉडल स्कूल को लेके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेके आज बड़ी चिंता विपक्ष के साथियों ने जाहिर की। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, लेकिन संस्कार देने की जब बात आती है प्रजातंत्र भी अपने घर को, प्रजातंत्र में भी कुछ नियम कानून होते हैं ना। कमेटी बनाओ, मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, 0 आवर और नो 0 आवर। 0 आवर आप तो लोकसभा में रहे हैं हुड्डा साहब, आपको पता है 0 आवर में कोई रिप्लाई नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं होता 0 आवर में। एक तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जवाब भी आप देते हो, मैं नहीं कह रहा, करके भी आप देते हो। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप मांग रहे हो जवाब, अपक्ष लेते हो। 0 आवर के अंदर कोई रिप्लाई नहीं होता कभी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये अनुरोध है कि मेरा अधिकार है ये, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अनुरोध कर सकता हूँ कि निवेदन कर सकता हूँ कि आप हमारे को अश्योर करो, मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने कोरोना से मरे हैं। ये फर्स्ट फिगर जो आई है सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है, उसकी हकीकत क्या है
इसमें क्या दिक्कत है? ये आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड हो गया अनुरोध, लेकिन अनुरोध आपका रिकॉर्ड हो गया। देखिए अब मुझे, क्योंकि वैसे तो मैं अलग से अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियां मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तीनों स्थान बता दिए ना मैंने, ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है। और 2 जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहां तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी, अब हमारे पास तो भाई ऑक्सीजन से कहा थे, मैं तो नहीं था, ऐसे अखबार में लिखना रिपोर्ट आई होगी, वही तो मैं कहूँगा। देखिए 13,000 मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या कोविड से हुई है, कोविड से हुई है या ऑक्सीजन की कमी से? हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है मेरे पास, नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है, एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही, नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से, और वो वहां जो मृत्यु हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसको सारे को पढ़ के बता देता हूं। संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है। वह सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज और ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है। सर्जन होने के कारण उस द्वारा लगभग आपातकाल मरीजों को ही डील किया जाता है। आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है। जांच के दौरान अनिल कुमार भाटिया एमडी मेडिसिन ने बयान किया कि सेवक सभा हॉस्पिटल फिजिशियन कार्यरत है, उसे संबंधित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुलाया जाता है, वह मौके पर हाजिर होते हैं। घटना की रात को उनसे संपर्क नहीं किया गया, इसलिए मौके पर उपस्थित नहीं थे। बहुत लंबी रिपोर्ट है, अंत में जो लिखते हैं वो कि मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड और सभी संबंधित बयानात और संबंधित अस्पताल डॉक्टर को निजी रूप से सुनने उपरांत निष्कर्ष ये है, घटना की रात को वर्णित अस्पताल में फिजिशियन व एनेस्थेसिस्ट विशेषज्ञ मौके पर हाजिर नहीं थे। वह घटना की रात को अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज हेतु फिजिशियन से कोई संपर्क भी नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोप हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल, ये उनकी रिपोर्ट है। घटना की रात से पहले वर्णित अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हॉस्पिटल में दिनांक 14/4/21 से ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत 5 सिलेंडर से बढ़कर दिनांक 25/4/21 तक 80-90 सिलेंडर तक पहुंच गई थी, जबकि हॉस्पिटल में लगभग 20 ऑक्सीजन सिलेंडर ही उपलब्ध थे। पहली बात तो है कि इस अस्पताल ने जैसे प्रेशर बढ़ा उसके हिसाब से, मैं आप पढ़ने लगा नहीं पढ़ने लिया मैं, देखिए आप पूरा सुन लो, नहीं आप उसको सुन लो। आपके पास अखबारें हैं, मेरे पास तो सीधी रिपोर्ट की कॉपी आई है, और जो रिपोर्ट की कॉपी दी है, अब तो एक बार पढ़ लेना दो। उसमें जैसे ये ठीक है, प्रेशर जब बढ़ा है, अब ये 24-25 अप्रैल की बात है, उस समय प्रेशर बढ़ रहा था लगातार, तो कुछ अस्पतालों ने अपनी क्षमता से भी ज्यादा मरीजों को एडमिट किया है। कहीं कहीं तो अस्पतालों ने यह भी बल्कि बोर्ड लगा दिए कि अब हम अपने हॉस्पिटल में किसी अतिरिक्त मरीज को दाखिल नहीं करेंगे। आलोचना उसकी भी हुई। हमको ध्यान में है कि हमको, यानी हमारे जो सीएमओ हैं, उन्होंने एक दिन तो कुरुक्षेत्र के
सिविल हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाया, सुधा जी बैठे होंगे, उन्होंने हमको शिकायत की। जब हमने पता किया, वो कहने कि हमारे पास व्यवस्था जितनी है, हम जो पहले एडमिट हैं उनको बचाएंगे, बजाय प्रेशर इतना बन जाए कि आने वाले भी ना बच सके, पहले दाखिला वो भी ना बच सके, यहां दाखिला नहीं होगा तो कहीं भी अस्पताल में जाएंगे, जहां दाखिला मिलेगा लेंगे। लगातार ये प्रेशर बढ़ता रहा और पीक ये लगभग 15 मई के आसपास पीक आया है। 24-25 अप्रैल की बात है तो 80-90 सिलेंडर उनकी खपत पहुंच गई, उनके पास केवल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। हमसे भी डिमांड की गई, हमने जहां भी इवन इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो ऑक्सीजन थी उसको भी बंद करके और सिलेंडर सारे अस्पतालों में दिए। इसके बाद इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 5 बार सिलेंडर रिफिल के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर खाली का प्रबंध न करने के कारण बीते 5 दिनों में किसी अप्रिय घटना की आशंका निरंतर बनी रही। इस प्रकार यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचना आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यह एसडीएम की रिपोर्ट है। जो उसके बाद डॉक्टर्स का एक बोर्ड, उसको कुल मिला करके उनके जिम्मे, क्योंकि हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले अब जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी केस देना पड़ता है। सीधा उसके खिलाफ 304 की धारा लगाई नहीं जा सकती डॉक्टर के खिलाफ। उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही है डॉक्टर्स की। वो जो रिपोर्ट है वो एसपी हिसार को दे दी गई है। एसपी हिसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा हूँ। ये रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है कंप्लेंट नंबर इतने, कमीशन ऑन इट्स ओन मोशन HHRC चंडीगढ़, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कमेटी बनाई। हाँ जी। और उस ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदेश से बनी ये कमेटी और उसने कमेटी लिखती है, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स ऑफ द पेशेंट एंड देयर समरीज, इंक्वायरी कमेटीज ऑफ द ओपिनियन दैट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन is the apparent cause of mortality. What else? What else you want? What else you want? लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई इतना इंतजाम पूरा प्रयास किया। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। नेचुरली जिसकी जिम्मेवारी है प्रयास करेगा। एक महामारी थी, लेकिन मेरे को एतराज इस बात पे ने कहा एक भी ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई। इस बात का एतराज है मेरे को। प्रयास किया, मैं तो कहा भी पीछे हुआ उससे कुछ सीख लो। प्रयास किया, प्रयास में मैं नहीं कह रहा भाई किसी को कसूरवार, इनको तो नहीं बता रहा मैं, किसी और को कसूरवार नहीं बता रहा। प्रयास इन्होंने भी किया, विपक्ष में रहते हुए हमने भी किया, हर इंसान ने किया जिसका फर्ज बनता है। जो इंसानियत जिसके दिल में होगी वो जरूर सोचेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए वो बयान ये पढ़ें कि एक भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, तो उसकी आत्मा क्या कहेगी? इस बात की तकलीफ है मेरे को। तो ये या तो ये अपना कह में ठीक है, हमने किसी के इनके अफसरों के कहने से लिखने से कहने दे दिया, इन्हें दे दिया, वो बयान नहीं है। मैं इंक्वायरी कराऊंगा, जांच बैठाऊंगा, जांच करूंगा तो मैं तसल्ली हो जाए। अब ये कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली, ह्यूमन राइट्स कमीशन की पढ़ ली, अब क्या मतलब इसकी में अब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, अब आप बोल नहीं सकते। नहीं, मैं ये कह रहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है। हाँ, सरकार के पास होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सरकार मैंने ये तो नहीं कहा कि सरकार ने मारे हैं या सरकार के सरकारी अस्पताल में मरे। मैं तो हम तो सवाल ये था ऑक्सीजन से कितने मरे ने कहा ऑक्सीजन से हरियाणा एक भी नहीं मरा। प्राइवेट अस्पताल है, घर है या सरकारी अस्पताल, इससे क्या मतलब है? सवाल ये शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से मरे कि नहीं मरे। आप भी बता दो, अपनी आत्मा से बता दो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से आदमी मरे कि नहीं मरे। पूरे देश में मरे, पूरी दुनिया में मरे। एक हरियाणा ऐसा होगा जाकर एक भी आदमी नहीं मरेगा। उस दिन जो हिसार की बात है अध्यक्ष महोदय, हिसार के अंदर क्योंकि डॉक्टर गुप्ता जी भी और मैं भी इंचार्ज उसकी तरफ से लगाया गया था। सोनी हॉस्पिटल के अंदर जो घटना हुई है, नेग्लिजेंसी अगर थोड़ी बहुत कहीं रही है तो हॉस्पिटल की रही होगी, लेकिन उस दिन ये नहीं कि हिसार के अंदर कोई ऑक्सीजन गैस की कमी थी या ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं थी। गुप्ता एजेंसी पर उपलब्ध थी नहीं। जो इंक्वायरी वो तो सीएम साहब ने पढ़ा है, वो तो सीएम साहब ने भी पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात आई है,
क्योंकि हिसार के अंदर हमारे पास 2 एजेंसी है, उन दोनों के ऊपर गैस उसमें उपलब्ध थी। हॉस्पिटल से ज्यादा सिलेंडर की कमी उस हॉस्पिटल के पास थी, जितने होने चाहिए थे नहीं थे, कम थी। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट जिसको श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी ने पढ़ना शुरू किया था, रिपोर्ट लंबी है, मैं उसका कंक्लूडिंग पैरा पढ़ देता हूं। वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता हूं ना, जो उसका कंक्लूडिंग पैरा है। नोटिस रेटिंग ऑन एलिगेशन बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर। नहीं, उसमें आगे लिखा है, उसमें रिकमेंड किया है, उसको रिकमेंड किया है।